नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, यूपीएसआई के संविधान को ये पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं और साथ ही में और भी मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों को, ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है। तो आज का जो क्लास शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 161 से। इससे पहले कि नहीं देखें तो उसको भी प्लीज़ देखिए जाके, बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना। अब चाहे महिला काम करे या पुरुष, महिला काम करे या पुरुष, इक्वल काम के लिए इक्वल सैलरी होनी चाहिए। ये डीपीएसपी में है। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 39 कहता है, ये आर्टिकल 39। अब देखिए, डीपीएसपी है यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब वाद योग्य नहीं है। अब ये इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं तुम क्यों नहीं कर रहे हो। छोटा सा एग्जांपल लेके देख सकते हो, जैसे मेन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम दोनों ने वर्ल्ड कप जीता और आपको खुद पता है किसको आप ज़्यादा सपोर्ट करते हो। इंडियन क्रिकेट टीम मेल वाली के कितने व्यूअर्स हैं और फीमेल के कितने हैं, तो जिसके व्यूअर्स ही नहीं है उनका कहना है यहाँ व्यूअर्स कम है तो पैसा कम है इसलिए हम कम देते हैं। भाई महिलाओं को उतना पैसा कहाँ मिलता है जो मेल क्रिकेटर्स को मिलता है। तो ये उनका कहना होता है कि महिलाओं क्रिकेटर्स के आप व्यूअर्स ही कितने हो, आप लोग डिमांड तो करते हो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पर आप लोग पैसा यहाँ पे जनरेट ही नहीं होता है, आप लोग देखते ही नहीं हो, तो ब्रांड्स नहीं आते, प्रमोशन नहीं होता तो पैसा नहीं होता है। आप देखोगे फीमेल लेबर आप लेके आओगे वो कम में मिलेगी, मेल लेबर ज़्यादा में मिलेगा, क्योंकि मेल का जो आउटपुट होता है वो ज़्यादा होता है अमूमन। वो देखोगे आप कितना कितना सामान ऊपर चढ़ा देगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, हर जगह समानता संभव भी नहीं है भाई, है ना। हर जगह समानता संभव भी नहीं है। आप देखो गटर में उतरने की बात आती है तो वहाँ पुरुष ही आपको आज भी देखने को मिलेंगे स्कैवेंजिंग करते हुए, है ना। बिजली के खंभों पे चढ़ने की बात होगी, बहुत सारी चीज़ें, हर जगह समानता संभव भी नहीं है और ठीक भी नहीं है, दे भी नहीं सकते। चलिए खैर, आर्टिकल 39 यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। फिर आता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है, यानी अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज कम्स अंडर द लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन ऑफ। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसकी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आती हैं भाई? पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल दोनों के, या सिर्फ और सिर्फ राज्य के विधानमंडलों के, या भारत के राष्ट्रपति के। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियाँ हैं, आप यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि सहकारी समिति का मिनिस्टर जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये तो होम मिनिस्टर के पास है यानी अमित शाह के पास है, तो यानी केंद्र में आती होगी, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जो सहकारी समितियाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये आती हैं किस में? ये आती हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, है ना। कहाँ पे आती है? राज्य विधानमंडल में आती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, स्टेट लिस्ट में आएंगी। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द रिम्यूनरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं भाई अटॉर्नी जनरल के बारे में, है ना। कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल? तो आर्टिकल 76 में है अटॉर्नी जनरल भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है भाई। तो ये जो है अथॉरिटी किसके पास है, यानी उसका पारिश्रमिक वगैरह कौन निर्धारित करेगा? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर या पीएम। तो ये अधिकार किसके पास रहेगा भाई? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ही ये सब डिसाइड भी करता है। ठीक है, आपके लिए एक सवाल और इसमें ऐड कर रहा हूँ, पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल जो था भारत का, वो कौन था? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। इसके बाद कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, यानी राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है भाई? तो राज्य के महाधिवक्ता को है, राज्य के राज्यपाल को है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को है, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को है? तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, गवर्नर, या चेयरमैन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बहुत ही आसान है, ये अधिकार है एडवोकेट जनरल के पास, है ना। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है इसके पास जो है राज्य की प्रोसीडिंग में बैठने का अधिकार है। ऐसे ही जो अटॉर्नी जनरल होता है उसको संसद में बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, पर वोट नहीं कर सकता। क्यों नहीं वोट कर सकता भाई? जो चुने हुए प्रत्याशी हैं पार्लियामेंट में, संसद में, वोट करने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं का है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी प्रियम्बल में हमने कहा है ना, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जो हैं यही लोग कानून बनाते हैं। कैसे? अपने द्वारा चुने गए लोग। अब वो देखते ही हैं कैसे लोगों को चुनते हैं वो, है ना। भारत की जनता कैसे लोगों को चुनती है, कैसे कैसे, मतलब क्या ही बोलो, मुंह से अपशब्द आ जाते हैं नेताओं
मतलब एक ऐसी कौम है नेताओं की जो पसंद नहीं करता आदमी कोई, सारे के सारे, मैं एक को नहीं कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी में कह रहा हूँ, आप देखेंगे सब ऐसे ही हैं, कोई किसी के लिए, वो सिर्फ अपना पेट भरते हैं पहले, बस पैसा कमाओ, बिजनेस बना दिया उसको। और बिजनेस हर चीज़ चल रही है, आप देखो अब ये लिबर्टी का ही तो गलत तरीका है। अब कई ऐसा ही मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, भाई वो सिलेक्टेड हुआ कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वर्दी पहन के। अबे भाई यार, तुम्हें नौकरी सपना देखा तो तुमने क्या वर्दी पहन के समाज के लिए ना जाओ, क्राइम रोको, गांजे इतने बिक रहे हैं, सट्टेबाजी हो रही, जुआ हो रहा है, क्राइम हो रहा है, भाई वो रोको यार। तुम्हें उस लिए सेलेक्ट किया गया था, तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने के लिए सेलेक्ट किया, तो टीचर बनो भाई, फिर तो छोड़ो नौकरी, वो किसी और को दोने दो भाई। सर तुम अध्यापक बनो, आके पढ़ाओ, रिसर्च करो एक से एक चीज़ों पे। अब तुम ना अध्यापक बने रह गए ना, तुम एसआई में है ना, तुम बीच के हो, तुमने सिलेक्शन ले लिया तो तुम सोच रहे हो तुम्हें सब आता है भाई, है ना। ऐसा नहीं होता है भाई, वही कट ऑफ अगर थोड़ा ज़्यादा किया तो तुम भी बाहर, तो जो क्वालिफाइड हो डिसक्वालीफाई। तो भाई टीचर बनना है तो फिर ये सब छोड़ के सेलेक्ट हुए तो उस समाज में रहो, उसके लिए काम करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है वो किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 राइट टू एजुकेशन से, राइट ऑफ मिनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज और फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो आर्टिकल 30 डील करता है किससे? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज से, यानी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा या प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटी। अब राइट टू एजुकेशन, इसको बताइए, आपको आर्टिकल 21 में डाला गया भाई, है ना। और राइट टू एजुकेशन इसमें है। राइट ऑफ मिनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये किस में आ जाएगा? आर्टिकल 29 में आ जाएगा ये। और फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये आपका आर्टिकल 26 में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं भाई? उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पे कितने विधायक हैं भाई? तो यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हैं भाई? 403, 396, 420 या 346। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे लेजिस्लेटिव मेंबर की बात करें अगर उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 403 आपको दिखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, 100 लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी है ना, यानी टोटल 503 है। यानी 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे? विधानसभा में, और विधान परिषद में 100 है। ठीक है, फिर कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इमरजेंसी प्रोविजन? 20, 15, 12 या 18? तो इमरजेंसी प्रोविजन किस में है? तो इमरजेंसी प्रोविजन आपको किस में देखने को मिलेंगे? तो ये देखने को मिलेंगे आपको पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। किस में भी देखने को मिलेंगे? पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। भाई भाग 20 की बात करें तो इसमें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है। क्या आता है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान संशोधन है। और भाग 15 तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई, इलेक्शन कमीशन के बारे में है। भाग 12 की अगर बात करें, भाग 12 की, तो ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, यानी संविदा वगैरह की बात करता है, वित्त वगैरह की। ठीक है, और दोस्तों देखिए हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे ये PDF आपको फ्री में भी मिल जाएगी, और इसी ऐप पे आप 99 में पूरी होमगार्ड की तैयारी कर सकते हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं, SI की तैयारी कर सकते हैं। लेटेस्ट एंड पैटर्न के पूरे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट की भी प्रैक्टिस उसमें आपकी हो जाएगी, और वीडियो क्लासेस भी आपको शानदार हर टॉपिक की मिलेंगी। तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट। फिर कह रहा है कंटेंट ऑफ आर्टिकल 31 सब क्लॉज 1 ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज री इंट्रोड्यूस इन टू इट इन द फॉर्म ऑफ डैश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, यानी भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31 क्लॉज 1 की सामग्री को संविधान की किस द्वारा रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है? तो बहुत ही आसान है। देखिए ये पहले क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, ये राइट टू प्रॉपर्टी जिसको हटा दिया गया। अब राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ डाल दिया गया? आर्टिकल 300A में। ये लीगल राइट है। आर्टिकल 300A में इसको विधिक अधिकार या लीगल राइट की संज्ञा दे दी गई है, विधिक अधिकार या लीगल राइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा इसमें। फिर कह रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इज नॉट एप्लीकेबल टू, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहाँ पे लागू नहीं होता है? पब्लिक अथॉरिटीज़ में, प्राइवेट अथॉरिटीज़ में, अदर अथॉरिटीज़ फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर अथॉरिटीज़ फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब ये तो ये प्राइवेट अथॉरिटीज़ में क्यों होगा? आप RTI डालो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जानकारी के लिए, तो मैं क्यों ही दूंगा? कोई आपसे प्यार क्यों ही करेगा? कोई आपको इन्फॉर्मेशन क्यों ही देगा? तो कोई नहीं देगा भाई, सिंपल सी बात है। प्राइवेट अथॉरिटी के लिए आप राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते हैं। फिर विच मिनिस्ट्री कंडक्ट सेंसस इन इंडिया, यानी भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? होम अफेयर्स, एजुकेशन, सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो जनगणना करने का जो अधिकार है ये किसको दिया गया पूरी तरह से? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को या गृह मंत्रालय, इसके द्वारा जनगणना की जाती है। ठीक है,
दोस्तों इससे पहले के प्लीज़ लेक्चर देख डालिए सारे, 170 सवाल हो चुके हैं। अब थोड़ा थोड़ा रिवीजन की स्पीड को बढ़ाइए अपना। डेली 2 घंटे का हिंदी का टारगेट बनाइए। देखिए SCS के नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स से पढ़ेंगे आप। जैसे आप क्लास नहीं करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मैं नहीं नोट्स से कवर कर लूँगा, तो आप 2 घंटे उन नोट्स को पढ़ेंगे, आपका आउटपुट बहुत शानदार आएगा। पढ़ना आप ही को है, पर हाँ दिशा तो हम दे देंगे आपको, नोट्स दे देंगे। 2 घंटा अपना हिंदी का टारगेट बनाइए, उसको पढ़िए अच्छे से, सारे पुरस्कार हों, कवि हों, है ना, रस छंद अलंकार है, रट नहीं है, हो जाएगा सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा अपना रीजनिंग का टाइम निकालिए, 2 घंटा मैथ्स का टाइम निकालिए, 2 घंटा GS का। 8 घंटे से कम में बात नहीं बनेगी, है ना, और आराम से आप कवर कर सकते हैं पूरे सिलेबस को, ठीक है।